हम लोग पिछले क्लास में बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे। बिहार स्पेशल का पार्ट 1 जो है परसों पूरा हुआ था और आज जो है बिहार स्पेशल पार्ट 2 होगा। और आज के क्लास में हम सबसे पहले जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या योगदान रहा, उससे संबंधित तथ्यों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानने का कार्य करेंगे। देखिए, आपको जो समान अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है उसमें आपको 1857 के बाद और 1947 के बीच की घटनाएं पढ़ना है। हालांकि 1857 से पहले की यदि हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से जनजातीय विद्रोह का नाम आता है और जनजातीय विद्रोहों की चर्चा जो है हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग जिनकी चर्चा नहीं हुई है, जो आपको सिलेबस के अनुरूप है, उस पर जो है चर्चा करेंगे। और चर्चा के क्रम में सबसे पहले हम लोग जानते हैं लोटा विद्रोह के बारे में। ठीक है, देखिए लोटा विद्रोह जो है ना, यह आपको 1856 ईस्वी में हुआ था। यानी 1857 की क्रांति से एक बरस पहले 1856 ईस्वी में लोटा विद्रोह हुआ था। और यह विद्रोह जो है आपको मुजफ्फरपुर के कैदियों ने किया था। मुजफ्फरपुर के कैदियों ने यह लोटा विद्रोह किया था। एक्चुअली हुआ क्या था, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उस समय जो जेल में रहने वाले कैदी होते थे उनको उपयोग करने के लिए वस्त्र बर्तन ये सब दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। तो उपयोग करने के लिए जो बर्तन दिया जाता था, जो लोटा दिया जाता था, वह आपको पीतल का लोटा होता था। ठीक है, लेकिन 1856 में पीतल के लोटे के जगह आपको मुजफ्फरपुर जेल में जो है मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। और यह बात जो है कैदियों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसके खिलाफ जो है आपको जेल में विद्रोह किया। और बाद में जो है जाकर के ब्रिटिश सरकार को, जेल प्रशासन को झुकना पड़ा और मिट्टी के लोटे के स्थान पर फिर जो है आपको पीतल का लोटा ही देना शुरू किया गया। तो यही है आपको लोटा विद्रोह। हमको लगता है नहीं भूलिएगा, इसमें भी इसका अच्छा है। 1857 से एक बरस पहले हुआ था मुजफ्फरपुर जेल में
कैदियों ने किया था। उस समय जेल के कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन उसके बदले में मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। इसका कैदियों ने विरोध किया, जिसको हम लोटा विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस विद्रोह में जेल प्रशासन को ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा और फिर से जो है आपको जो है पीतल का लोटा जो है दिया जाने लगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, लोटा विद्रोह के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा एक चीज जान लेते हैं, नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह, देखिए यह आपको एक जातिगत विद्रोह था, नोनिया विद्रोह। ठीक है, और यह विद्रोह जो है आपको छपरा, मुंगेर, पूर्णिया, लगभग हर एक क्षेत्र में सोरा का उत्पादन करने वाले किसानों ने किया था। सोरा उत्पादक किसानों के द्वारा नोनिया विद्रोह जो है किया गया था। इस चीज को आपको क्या रखना है, याद रखना है। सोरा एक ऐसा पदार्थ होता है जिनका उपयोग जो है बारूद बनाने में किया जाता है। तो इसी के जो उत्पादक लोग थे, उत्पादन करने वाले लोग थे, उसी ने आपको नोनिया विद्रोह किया था। कब किया था ये? तो 1770 से 1800 के बीच किया गया। तो थोड़ा पहले यह विद्रोह हुआ था, कमो याद रहेगा चलेगा, लेकिन लोटा विद्रोह को ध्यान में रखिएगा। आवाज जा रही ना, आप लोग सुन पा रहे हैं हमारी बातों को, समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें आपको बिहार का क्या योगदान रहा था। 1857 का विद्रोह और बिहार। ठीक है, देखिए यदि आपको पूछे कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, लेकिन कुंवर सिंह के विद्रोह का जो एरिया था वह आपको जगदीशपुर, आरा, यूपी, बलिया, इस सब क्षेत्र में था। और कुंवर सिंह के अलावे आपको बिहार के पटना में जो विद्रोह का नेतृत्व है वह पीर अली के द्वारा किया गया था। और पीर अली को इसके कारण जो है फांसी भी पड़ी थी। और कुंवर सिंह के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि कुंवर सिंह जो है आपको 1857 के विद्रोह में महती भूमिका निभाने का कार्य किया। शुरुआत में वह जगदीशपुर, आरा को अंग्रेजों से स्वतंत्र भी करवा लिया था, लेकिन बाद में जो है उसे आपको हारना पड़ा। गंगा नदी पार करते हुए उसे कैप्टन डगलस कैप्टन डगलस की जो है गोली लगी थी। और अंतिम युद्ध में कुंवर सिंह जो है आपको कैप्टन ली, ध्यान दीजिएगा, कैप्टन ली
ग्रांड, ये सेनापति का नाम था, अंग्रेज सेनापति का। लास्ट में यह जो है कैप्टन डी ग्रांड ने कुंवर सिंह को युद्ध में क्या किया, पराजित किया। उससे पहले ही कुंवर सिंह को डगलस के हाथों जो है हाथ में गोली लग चुकी थी, जिसे उन्होंने गंगा को समर्पित कर दिया था, और उसी घाव से उनकी मृत्यु भी आपको हुई थी। कुंवर सिंह के बाद जो है उनके जो भाई थे अमर सिंह, ठीक है, इनके अलावे उनके भतीजे निशान सिंह, रीत नारायण सिंह और कुछ जमींदार सब थे, नरहर सिंह, जोहन सिंह, उतना नाम याद रहेगा थोड़े। इन सब ने भी जो है आपको कुंवर सिंह के जाने के बाद भी क्या रखा, जिंदा रखा विद्रोह को, आंदोलन को। ठीक है, अब हम लोग कांग्रेस और बिहार के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमने पढ़ाया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी, और इनके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इनका नाम रखना चाह रहे थे सब भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इनके प्रथम सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को, और इस सम्मेलन में जो है टोटल प्रतिनिधि जो पूरे भारत से शामिल हुए थे उनकी संख्या 72 थी। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य यह है कि इसमें बिहार से एक भी प्रतिनिधि नहीं थे। ठीक है, बिहार से जो है एक भी प्रतिनिधि नहीं थे इस प्रथम अधिवेशन में, बिहार से एक भी प्रतिनिधि नहीं थे। और कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन, उस अधिवेशन में आपको बिहार से 31 प्रतिनिधि भाग लिए थे। वनली बिहार से कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, 31 दूसरे अधिवेशन में। और दूसरे अधिवेशन में आपको हमारे बिहार के दरभंगा के राजा थे उस समय लक्ष्मीश्वर सिंह, उन्होंने 25,000 चंदा भी दिया था। ठीक है, तो 25,000 था कि 2500 था, सर 2500 होगा, नोट में लिखा हुआ है 2500 जो है उसमें चंदा भी दिया था। ठीक है, और देखिए बिहार में जो है, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन जो है, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कुल मिलाकर 3 बार हुआ। हालांकि उसमें अंतिम जो बार है, ठीक है, तो वो चले गया है जगह अभी कहां पर, झारखंड में, लेकिन उस समय क्या था आपको, बिहार ही था। तो बिहार में आपको कांग्रेस का जो है 3 बार अधिवेशन हुआ। पहली बार जो है जिस वर्ष बिहार बना था, 1912 में ही बिहार की स्थापना हुई थी, तो 1912 में कांग्रेस का वो आपको कैवा अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था। कैवा अधिवेशन, 27वां। और ये अधिवेशन जो है हुआ था कहां पर, तो बांकीपुर पटना में, बांकीपुर पटना में।
और इनके जो अध्यक्ष थे वह मुधोलकर साहब थे। कौन थे? मुधोलकर साहब ना, RN मुधोलकर साहब। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कब हुआ? तो उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना हुई थी, 1912 में। और कहां पर हुआ? बांकीपुर, पटना में। यह कांग्रेस का कैवां अधिवेशन था? तो यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष RN मुधोलकर बाबू थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। ठीक है। और जनगण मन जो है 1912 के अधिवेशन में गाया गया, बांकीपुर, पटना। वह 27वां अधिवेशन था। अध्यक्ष उनके RN मुधोलकर थे। अब कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ वह 10 बरस के बाद 1922 में, और यह आपको 37वां अधिवेशन था। ठीक है। यह अधिवेशन कहां हुआ? तो गया में हुआ। इसी वर्ष आपको, इसी 37 वर्ष आपको असहयोग आंदोलन के समाप्ति की घोषणा हुई थी ने 1922 में। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। अब 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। तो उसी वर्ष 1922 में ही कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? बिहार के गया शहर में हुआ। यह आपको 37वां अधिवेशन था। और इनके अध्यक्ष जो है देश बंधु चित्तरंजन दास थे, CR दास थे, देश बंधु चित्तरंजन दास। जो तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का उस समय के बिहार में हुआ, अभी वो जगह झारखंड में है, वो हुआ 1940 में। और यह अधिवेशन था 54वां अधिवेशन। यह अधिवेशन जो है कैमा अधिवेशन था? 54वां अधिवेशन था। और यह हुआ था रामगढ़, जो अभी कहां पर है? झारखंड में। और इनके अध्यक्ष जो थे वह अबुल कलाम आजाद थे, जो कांग्रेस के सबसे युवा यंग मैन थे अध्यक्ष के रूप में। अबुल कलाम आजाद 40 से 46 तक लगातार वह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 46 में जाकर के JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 47 में जो देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भी JB कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो तीसरी बार कांग्रेस का तत्कालीन बिहार में अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद इनके अध्यक्ष थे। और यह कांग्रेस का 54वां अधिवेशन था। तो ये हो गया आपको कांग्रेस का अधिवेशन और बिहार। देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था कब? 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी हुआ था। और इस विभाजन का जो है आपको पूरे देश में विरोध हुआ। हमारे उस समय बिहार के जो क्रांतिकारी वर्ग के लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे,
उन्होंने भी क्या किया, विरोध किया। इसके बाद अरुंडेल समिति का गठन हुआ था। तत्पश्चात आपको यह डिसीजन लिया गया कब, 12 दिसंबर 1911 को, कि नहीं, वो पहले वाला विभाजन खत्म हो जाएगा। अब बंगाल से जिस राज्य को पृथक किया जाएगा उनका नाम बिहार होगा। और फिर 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग प्रांत के रूप में मान्यता दी गई। इसी बीच घटना है 1908 का। इसी बीच घटना है 1908 का। महीना था अप्रैल का, तारीख था 30 तारीख, 30 अप्रैल 1908 की बात है। हमारे बिहार के ही दो क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों क्रांतिकारी जो है, आपको मुजफ्फरपुर का जज था, उस समय का जज था किंग्सफोर्ड, ठीक है, इसकी हत्या करना चाहता था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों क्रांतिकारी थे, ये इनकी हत्या करना चाहते थे। तो मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को इन दोनों ने बम कांड को अंजाम दिया। लेकिन संजोग से जिस गाड़ी पर इन्होंने बम फेंका, उस गाड़ी पर जो है जज किंग्सफोर्ड बैठे हुए नहीं थे, बल्कि उस गाड़ी पर केनेडी नाम का एक अधिकारी था। उनका पत्नी एवं पुत्री जो है उस गाड़ी पर बैठी हुई थी और उन दोनों की हत्या हो गई। अब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी सीधा मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन को धर लिए समस्तीपुर की तरफ। लेकिन जल्द ही ये पकड़े गए। लेकिन पकड़ाने से पूर्व ही प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया, चंद्रशेखर आजाद के जैसा, कि हमको अंग्रेज के हाथ नहीं मरना। उसने आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस को 2-3 महीना मुकदमा चला। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई, मात्र 18 बरस की उम्र में। ओनली 18 ईयर्स के थे खुदीराम बोस, और 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दी गई। भगत सिंह को कब फांसी मिला था जी, बताइए? भगत सिंह को कब फांसी मिला था? और लोग बताइए। 23 मार्च तो ठीक है, 1931 में, ठीक है। हम लोग 2 दिन पहले ही भगत सिंह का शहादत दिवस जो है मनाए, ठीक है। चलिए, ये घटना हो गई कब? 1908 का, ठीक। 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका, 11
1908 को खुदीराम बोस जी को फांसी हुई। अब हम लोग जानते हैं कि 1916-17 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, और 1912 में ही होम रूल लीग का एक ब्रांच जो है बिहार में भी स्थापित हुआ था। और बिहार में जो होम रूल लीग को संचालन करने वाले मुख्य नेता थे वह मौलाना मजहरुल हक थे। मौलाना मजहरुल हक, यह आपको होम रूल लीग का स्थापना किए थे। होम रूल लीग के ब्रांच का कहां पर? बिहार में। 1917 में ही 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आपको लखनऊ में, तो उस अधिवेशन में आपको पश्चिम चंपारण का एक गांव है मुरनी भरहवा, ना सब नेता सब वहीं से पदयात्रा चालू करता है। तो वहां के एक किसान थे आपको, कौन? राजकुमार शुक्ल बाबू। राजकुमार शुक्ल जी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने कहाँ गए? लखनऊ गए। और उस समय गांधी जी एक वर्ष पूर्व 1915 में भारत लौट चुके थे, और भारत की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी इनको समझने का वो कोशिश कर रहे थे। तो राजकुमार शुक्ल बाबू ने गांधी जी को कहा कि देखिए, हमारे चंपारण के इलाके में अंग्रेज बड़ा ज्यादती कर रहे हैं किसानों के साथ। वहां वह 3 कठिया पद्धति जो है लागू कर दिए हैं, यानी जो किसान है वहां के उनको आपको बाध्य कर दिया है कि आपके पास यदि 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा उसमें कम से कम आपको नील की खेती करना पड़ेगा। और किसान जब वहां नील की खेती करते हैं तो वो नील का जो पौधा होता है वह धरती को पूरा पूरा चूस लेते हैं। जिस भूमि में वह नील का खेती करते हैं वो बाद में बंजर हो जाती है। किसानों को काफी घाटा होता है और इस नील को अंग्रेज व्यापारी औने पौने दाम में खरीदते हैं। किसान वहां पर परेशान है। गांधी जी कहा ठीक है, ये बात है, चलिए हम आपके न्योता को, निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, आ रहे हैं हम चंपारण। जिस तरह हमने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के बल पर अंग्रेजों को हराया या उसको झुकाने का काम किया, उसी तरह हम यहां भी सत्याग्रह करेंगे। और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। उस समय तो इतना आवागमन का साधन था नहीं। 5 दिन बाद 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी कहां पहुंचे? चंपारण पहुंचे। उस समय चंपारण का जो कहते हैं जिला मजिस्ट्रेट था वह था W.J. हार्डकॉक। नामों सब ऐसा है। चंपारण का उस समय जिलाधिकारी जो है DM वह था W.J. हार्डकॉक। ठीक है। गांधी जी ने कहा
कि हम यहाँ सत्याग्रह करेंगे किसानों के समर्थन में। तो हार्डकॉर्क महोदय ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का अधिसूचना जारी किया। धारा 144 जो है लगा दिया, लेकिन गांधी जी डरे नहीं, तो फिर उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अप्रैल 1917 में गांधी जी को जेल से मुक्त किया गया। इनके बाद जो है गांधी जी वहां के कृषकों को लेकर आंदोलन को फिर आगे बढ़ाया। तो सरकार ने उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह एक कमेटी बना दी। आजकल भी होता है ऐसा, कोई आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है तो सरकार एक कमेटी बना देती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक कमेटी बना दी, 1917 की ही बात है, और उस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रेरियन समिति। चंपारण एग्रेरियन, एग्रीकल्चर से एग्रेरियन बना है, चंपारण एग्रेरियन समिति। इसके बारे में आपको बीपीएससी में तैयारी में प्रीवियस ईयर में पूछा भी था। चंपारण एग्रेरियन समिति के जो अध्यक्ष थे वह एफ.जी. सलाई थे। चंपारण एग्रेरियन समिति के जो अध्यक्ष थे एफ.जी. सलाई थे, और उसका एक मेंबर जो है सदस्य में महात्मा गांधी को भी रखा गया था न। चंपारण एग्रेरियन समिति जो नीम की खेती करने वाले किसानों के दुर्दशा की जांच करती, उसका अध्यक्ष था एफ.जी. सलाई। और एक मेंबर जो है उसमें किसको बनाया गया, गांधी जी को। और भी कुछ भारतीय थे, जैसे राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, कुछ अंग्रेज भी और थे जैसे एन.सी. आदामी, ये सब तो उतना नाम तो याद रहेगा नहीं। ठीक है, अब ये समिति अपना जो है मामले का जांच किया और सरकार को क्या दिया, रिपोर्ट दिया, और कहा कि नहीं, इस तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करना चाहिए। सरकार ने किसानों के विरोध को देखते हुए इस समिति के अनुशंसा को स्वीकार कर लिया और इस तीन कठिया पद्धति को खत्म करने की क्या की, घोषणा की। तो इस तरह आपको गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग जो है कहां पर किया, चंपारण में किया। और चंपारण सत्याग्रह में आपको केवल गांधी जी ही नहीं थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद बाबू, ब्रज किशोर प्रसाद बाबू, जयप्रकाश नारायण का ससुर था ब्रज किशोर प्रसाद, वकील थे बहुत बड़े, उसी की बेटी थी प्रभावती देवी जिससे जयप्रकाश नारायण का शादी हुआ था। तो केवल मतलब गांधी जी के अलावे जो है राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रज किशोर प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिंह जी, बिहार विभूति, मजहरूर हक जी, राजकुमार शुक्ल जी, और आपको रामनम्मी प्रसाद जी, ये सब जो है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिए थे। और ये बातें हो गई कब की, 1917-18 की न। तो गांधी जी के आंदोलन की जन्मभूमि हमारा बिहार रहा। बिहार में जो है आपको
1920 में आपको पता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और इन दोनों ही आंदोलन का जो प्रभाव है या इन दोनों ही आंदोलन में जो योगदान है वह बिहार का भी काफी रहा और गांधी जी खिलाफत वाले को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिए थे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए और बिहार में इसका काफी जो है असर हुआ और बिहार में आपको हसन इमाम थे जिन्होंने अपना योगदान दिया इस असहयोग आंदोलन को बढ़ाने के लिए। यहां पर एक चीज याद रखना है कि असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था या इनका जो मुख्य कार्यक्रम था असहयोग आंदोलन का वो था कि अंग्रेजों को किसी भी तरह से ब्रिटिश शासन को सहयोग नहीं करना और इस आंदोलन का जो कार्यक्रम था उसमें ये सब था कि नहीं सरकारी नौकरी कोई कर रहे हैं तो वो उस नौकरी को छोड़ दे, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां से नाम कटवा ले, कॉलेज जाना छोड़ दे, विदेशी कपड़ा नहीं पहने, यानी किसी भी तरीके से आपको ब्रिटिश शासन को भारतीयों द्वारा सहयोग नहीं मिलना चाहिए। तो इस असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे विद्यार्थी जो महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। तो ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी हो सके इसके लिए आपको राष्ट्रीय महाविद्यालय बिहार में स्थापित की गई जिनके प्राचार्य हमारे राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। बाद में सन 1921 में इसी राष्ट्रीय महाविद्यालय के परिसर में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। गांधी जी जो है इसका उद्घाटन किए थे बिहार विद्यापीठ का और इस बिहार विद्यापीठ के जो पहले कुलाधिपति बने वह मौलाना मजहरुल हक बने कुलाधिपति, चांसलर। अब वाइस चांसलर जो है वह आपको ब्रजकिशोर प्रसाद जी बने। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मजहरुल हक जो कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे उन्होंने पटना में मजहरुल हक का एक दोस्त था खैरू मियाँ। मजहरुल हक का दोस्त क्या था का नाम था खैरू मियाँ। उससे उन्होंने दान में जमीन मांगा और पटना के दीघा के पास खैरू मियाँ ने मजहरुल हक को दान में जमीन दी और इसी जमीन में आपको सदाकत आश्रम की स्थापना हुई कांग्रेस ऑफिस के रूप में। और जानते हैं मजहरुल हक ने आपको दी मदरलैंड नामक अखबार का संपादन किया था और जिन्होंने राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। दिसंबर 1921 में
प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स के राजकुमार का आगमन जो है बिहार के पटना में हुआ था, और उस दिन जो है उनके आगमन पर पटना में हड़ताल आयोजित हुई थी। 22 दिसंबर 1921 की बात है। अभी जो भी बात हम कर रहे हैं 2021 की बात कर रहे हैं। और आपको यह पता है कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की महात्मा गांधी जी ने। इनके बाद आपको क्या हुआ, तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन उसी वर्ष बिहार के गया शहर में आयोजित हुआ, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी बने। लेकिन यहां पर कांग्रेस दो धारा में बट गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, श्री कृष्ण सिंह जैसे नेताओं का मानना था कि गांधी जी को मात्र इस एक घटना पर असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। साथ ही साथ कांग्रेस के उस अधिवेशन में चित्तरंजन दास जी चाहते थे कि ऐसा प्रस्ताव पारित हो कि माने कि आगे जो आपको उस समय विधायिका होती थी, लेजिस्लेटिव होती थी, जिसमें इंडियन मेंबर भी चुन कर जाते थे, तो चित्तरंजन दास का कहना था कि हमको विधायिका का इलेक्शन लड़ना चाहिए, तब हम अंग्रेजों के आंख में आंख डालकर बात कर पाएंगे, अपनी बातों को उठा पाएंगे। लेकिन 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में बहुमत से यह पारित हो गया कि कांग्रेस विधायिका का चुनाव नहीं लड़ेगी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इससे खफा हो गए, और कांग्रेस से अलग 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी की क्या की, स्थापना की। और स्वराज पार्टी का जो बिहार में ब्रांच बना, उसके अध्यक्ष जो है श्री कृष्ण सिंह थे। स्वराज पार्टी के बिहार में अध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। आप लोग बातों को समझ पा रहे हैं? चलिए, यहां पर एक चीज मैं मिस कर गया। स्वराज पार्टी का गठन बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था, और इनके जो पहले अध्यक्ष थे वह श्री नारायण प्रसाद थे। याद रखिएगा, थोड़ा मिस हो गया। स्वराज पार्टी का गठन किया था, किसके नेतृत्व में गठन हुआ? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। लेकिन इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह डॉक्टर नारायण प्रसाद थे, और जो प्रथम सचिव थे वह अब्दुल बारी थे। अब्दुल बारी। देखिए, आप लोगों को साइमन कमीशन के बारे में पता होगा। आप लोगों को यह पता होगा कि 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में एक भारत शासन अधिनियम आया था। 1919 ईस्वी में एक भारत शासन अधिनियम आया था, और एक सेकेंड,
हाँ, तो 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था। तो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन नामक अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया। उस कमेटी का काम था कि भारत आकर के इस बात को देखना कि 1919 वाला जो अधिनियम है वह कितना इफेक्टेड हुआ है, कितना प्रभावी हुआ है। वे लोग 1927 के अंतिम में इंग्लैंड से चले समुद्री जहाज पर सवार होकर के। उस समय आने में भी 2-3 महीना लग जाता था ना। एरोप्लेन तो था ना कि 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा 12 घंटा में पहुंच जाएगा। समुद्री मार्ग से आना था, 3-3 महीना लग जाता था आने में। सब तरह का जहाज होता था। तो साइमन कमीशन जो है का आगमन 1928 के शुरुआत में भारत में हुआ और भारत में कांग्रेसियों ने साइमन कमीशन का विरोध करने का मन बनाया। कांग्रेसियों का कहना था कि कमीशन बना है भारत के लिए और इसमें कोई भारतीय मेंबर नहीं है, अतः इस साइमन कमीशन का हम विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी मेंबर थे सब आपको अंग्रेज ही थे। जब वे लोग भारत आए तो जगह जगह पर भारतीयों ने इस आयोग का विरोध किया। लाला लाजपत राय को इसी में सैंडर्स के हाथों जो है लाठी का प्रहार सहना पड़ा था और उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां जो है ब्रिटिश सरकार के कफन का जो है कील साबित होगा। और साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को यानी अंतिम में हमारा जो बिहार है इसके पटना शहर में भी पहुंचा था और पटना में आपको बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, नौजवानों का नेतृत्व किया था। बिहार के युवाओं ने अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया था, काला झंडा दिखाया था। अब देखते हैं थोड़ा सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी को। यहां से भी कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो शुरुआती फाउंडर थे वह रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, ये सब थे। लेकिन वास्तव में इसको संगठन का रूप जो है जयप्रकाश नारायण और फूलेन प्रसाद वर्मा ने दिया था। तो रामवृक्ष बेनीपुरी है कि रामानंद मिश्रा जी हैं, ये लोग कोशिश किए 1931 से ही कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो, लेकिन 1934 में इनका प्रयास सफलीभूत हुआ। जयप्रकाश नारायण और फूलेन प्रसाद वर्मा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो औपचारिक स्थापना है वह 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन जयप्रकाश नारायण, फूलेना प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि के प्रयासों से
पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव बने। 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना, उनके प्रथम अध्यक्ष समाजवादी विचारक आचार्य नरेंद्र देव बने और इनके प्रथम सचिव जो है जयप्रकाश नारायण बने थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण और प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बने थे। रामवृक्ष बेनीपुरी, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल, फुलेला प्रसाद वर्मा, ये सब आपको रामानंद मिश्रा, ये सब आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था किसानों और मजदूरों के हित के लिए आवाज उठाना। चलिए, ये तो 1934 की बात हो गई। 1934 से पहले ही 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी डांडी के लिए निकले थे अपने 78 अनुयायियों के साथ। 5 अप्रैल के शाम में पहुंचे। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून को भंग किया और इसके बाद पूरे देश में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन का भी असर जो है बिहार में भी हुआ। बिहार में आपको 15 अप्रैल 12 अप्रैल को 6 अप्रैल को नमक कानून डांडी में भंग किया था महात्मा गांधी ना। बिहार में 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और छपरा के लोगों ने हाँ हेलो जी नमस्ते सर। हाँ कहिए। सर मुकेश कुमार झाबा जी की सिंगला से। अच्छा अच्छा सर अहाँ से मुलाकात करना रहे कभी की रहे से क्योंकि वाइफ बीएड करवाई थी। तो हम करे से यहाँ का फोन आधा घंटा बाद करे से क्लास में छी हम। हाँ तो 15 अप्रैल 1930 को 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और छपरा के किसानों ने नमकीन मिट्टी से नमक बना करके नमक कानून को क्या किया था, भंग किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चौकीदारी कर के विरोध में बिहार में चौकीदारी कर बंद आंदोलन भी चला था। लगभग पूरे बिहार में चला था। छपरा, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना, हर जगह जो है ये चौकीदारी कर बंद करने से जुड़ा हुआ आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चला था। इसी आंदोलन के दौरान 1930 की ही बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था। कपड़ा हम पहनबे नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश काल के जेल में लोग जाते थे, जैसे आजकल सरकार जेल के कैदियों को कपड़ा देती है, खाना देती है, बर्तन देती है, तो उसी तरह उस समय भी मिलता था। तो कपड़ा अब ब्रिटिश शासन था, उसके जेल में बंद किया जा रहा था, तो वहां पर धोती कुर्ता तो लोग नहीं देता पहनने के लिए। वो देता था आपको हाफ पैंट, लंबा वाला टी शर्ट।
तो वहां के कैदी ने कहा कि नहीं, हम लोग को अपना जो पहनावा है, कपड़ा है, वो चाहिए, नहीं तो हम नंगा ही रहेंगे। ठीक है, तो ये नंगी हड़ताल जो है वह छपरा के कैदियों ने किया था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और 1930 के 15 अप्रैल को नमक कानून भंग किया था चंपारण और छपरा के किसानों ने नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर। चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन के रूप में घोषित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को जेल में बंद कर दिया था। यहां तक कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए, लेकिन बिहार में आपको आंदोलन चलता रहा। देखिए, थोड़ा सा हम लोग बिहार के किसान आंदोलन को भी देख लेते हैं। 1919-20 में दरभंगा के किसानों ने, दरभंगा आसपास के किसानों ने दरभंगा महाराज के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। और इन किसानों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद किसान नेता थे और दरभंगा के किसानों का उन्होंने नेतृत्व किया। इन किसानों ने अपने महाराज के विरुद्ध विद्रोह किया था, आंदोलन किया था कि नहीं, उपज होता नहीं है, आपको हम इतना टैक्स कहां से देंगे। तो ये बाद में दरभंगा का महाराजा जो है टैक्स में छूट दिया 1920 में, तब जाकर ये आंदोलन बंद हुआ। 1928 में जिस वर्ष साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, उसी 1928 में बिहार में सोनपुर में मेला लगा हुआ था, पशु मेला। वहां पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों का एक सम्मेलन करवाया 1928 में और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। कब की? 1928 में। कहां पर की? तो सोनपुर मेला में। ठीक है। इसके 8 वर्ष के बाद 28-8-36 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयास से अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1928 में तैयार हो गई थी, जिनके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, पहले सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। और अखिल भारतीय ऑल इंडिया फार्मर कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय किसान संघ किसान सम्मेलन 1936 में आपको स्थापित हुआ। इनके कहां पर? लखनऊ में। इनके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, लेकिन इनके जो सचिव थे वह
एन जी रंगा महोदय थे। इनके सचिव कौन थे? एन जी रंगा महोदय। याद रखिएगा, बिहार से केवल स्वामी सहजानंद सरस्वती ही किसान नेता नहीं थे। स्वामी विद्यानंद का नाम हम पहले बोलबे किए हैं। राहुल सांकृत्यायन का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। घुमक्कर प्रवृत्ति के थे राहुल सांकृत्यायन बाबू। यदुनंदन शर्मा, कारजानंद शर्मा, यमुना कारजी, ये सब भी बिहार के आपको किसान नेता थे। एक चीज और याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का देश स्तर पर तो कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1985 में, 1885 में ही। लेकिन उसके 23 वर्ष बाद बिहार में बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ। मीन्स 1908 में, जिस वर्ष खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, उसी वर्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। लगते हैं अब आप लोग थक रहे हैं, 40 से संख्या 26 की हो गई है ना। चलिए, तो तब एक क्लास और लेना पड़ेगा बिहार स्पेशल का, ठीक है? अच्छा, समझ में आ रहा है ना? चलिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल।